हेलो एवरीवन, दिस इज डोली पांडे। आज हमको टीचिंग मेथड्स पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग की शिक्षण अधिगम की जो विधियां होती हैं, आज की क्लास में हम उनको देखेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण अधिगम की विधियां। सबसे पहले इनको स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड होने के बेसिस पर, मतलब कि क्लास में जो भी टॉपिक्स वगैरह को पढ़ाने के लिए या फिर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उस तरीके के आधार पर अलग अलग विधियां हैं या फिर अलग अलग मेथड्स के थ्रू टीचर किसी भी क्लास में कॉन्सेप्ट्स वगैरह को एक्सप्लेन करती हैं। तो उनको एक्सप्लेन करने का तरीका किसके आधार पर होता है, मतलब कि टीचर अपने आप को केंद्र में रख करके बच्चों को सिखाती है, पढ़ाती है, या फिर बच्चे को केंद्र में रख करके, मतलब कि टीचर का जो मेन रोल होता है, टीचर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर ये है कि अपने हिसाब से क्लास को पढ़ाना है, बच्चे को समझ में आए चाहे नहीं आए, केवल कोर्स कंप्लीट कराना है या फिर उनको बस केवल समझा देना है, इससे कोई मतलब नहीं उनकी उनको ठीक से समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बच्चे को केंद्र में रख करके पढ़ाना, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी चीजें आप बच्चों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो भी आप उनको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो आप बच्चे को केंद्र में रख करके देते हैं कि बच्चे को वो चीजें समझ में आ रही हैं प्रॉपरली कि नहीं आ रही हैं। तो इसके आधार पर दो तरीके से या फिर दो भाग में डिवाइड किया गया है विधियों को। एक अनुदेशात्मक विधियां, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, और एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या फिर विद्यार्थी अनुकूल विधियां। सबसे पहले देखते हैं कि ये इंस्ट्रक्शनल मेथड्स या फिर अनुदेशात्मक विधियां हैं, वो किस तरीके की होती हैं। इसमें टीचर का काम क्या होता है कि वो फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स या फिर अवधारणाएं हैं, या फिर जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल वगैरह हैं, इन सब चीजों को क्लास में एक्सप्लेन करती है। टीचर का काम क्या होता है, इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना। दूसरा काम क्या होता है, मैप्स, चार्ट्स या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा करके, किसी ना किसी चीज का डिमॉन्स्ट्रेशन करके बच्चे को सिखाना या किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना। तीसरा काम क्या होता है इसमें टीचर का, टीचर जो इंस्ट्रक्शन देती है वो इस तरीके का होता है कि टीचर अपने हिसाब से कहेगी क्वेश्चन को, या फिर जो भी क्वेश्चन वो बोल रही है आप उसका आंसर दो, या फिर मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट है आंसर देने में कि नहीं, बच्चे को समझ में आया भी टॉपिक कि नहीं आया, वो ऐसे ही एट रैंडम उसने कंप्लीट कराया चैप्टर और क्वेश्चन पूछ लेगी। दूसरी चीज, दूसरा काम उसका क्या होगा कि वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगी कि जो भी क्वेश्चन मैं कर रही हूँ उसका आप नोटबुक में आंसर लिखिए। तो इस तरीके के वो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे करके जो भी एक्टिविटी है वो कराती है। और इसमें जो टीचर का रोल होता है वो एक्टिव होता है, मतलब टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। मेन रोल, मेन जो सक्रियता होती है वो टीचर की ही होती है, और जो बच्चे होते हैं वो जो कुछ भी सीख रहे होते हैं वो निष्क्रिय होकर के सीख रहे होते हैं। और बल्कि मेन चीज ये है कि बच्चा जब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट करके किसी चीज को नहीं सीखता है, उसको चीजें ठीक से समझ में नहीं आती, क्योंकि उसके लिए बस केवल एक ऐसा लगता है कि कोई चीज उसके ऊपर थोपी जा रही है, फिर उसी को किसी प्रेशर में जबरदस्ती कोई चीज पढ़ाई जा रही है। इसलिए बच्चे की सीखने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, जो ये सारे इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं उनमें। ठीक है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड या फिर विद्यार्थी अनुकूल विधियां। इनमें क्या होता है, टीचर्स को अलग अलग या फिर महीने भर में, 6 महीने में या फिर साल भर में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह दिए जाते हैं, जिससे कि टीचर्स को बताया जाए कि बच्चे को केंद्र में रख करके किस तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों की भावनाओं को, बच्चों की नीड्स को, बच्चों की योग्यताओं को किस तरीके से यूज करके उनको ज्यादा से ज्यादा और अच्छा से अच्छा ज्ञान, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। इसमें जो नॉलेज दी जाती है वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। इसमें इंटेंशन ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे की जो स्किल्स हैं या फिर योग्यताएं हैं उनका विकास हो सके। इसमें टीचर एक तरीके का सिचुएशन क्रिएट करती है, एक्टिविटी के लिए एक तरीके की सिचुएशन क्रिएट करती है, जिसको बच्चा प्रॉब्लम की तरह देखता है, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिससे कि एक्सप्लोर करके या फिर एनालाइज करके वो खुद से कॉन्क्लूजन निकालता है चीजों का। तो ये वाली जो विधियां होती हैं, जो विद्यार्थी अनुकूल विधियां हैं या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड्स है, उसमें मेन जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बच्चों को केंद्र में रख करके कराया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अनुदेशात्मक विधियां में कौन कौन सी विधियां हैं जो कि आती हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि, ये आती है। दूसरा लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि आती है। तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान विधि आती है। तो इस तरीके से जो अनुदेशात्मक विधियां हैं उनमें 3 तरीके की विधियां आपकी आएंगी, आगमन और निगमन विधि, दूसरा प्रदर्शन विधि, तीसरा डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर व्याख्यान विधि।
इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, एक में होता है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे में क्या होता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक में होता है एग्जाम्पल से जो फैक्ट या प्रिंसिपल है उस पे जाते हैं, और दूसरे में क्या होता है सिद्धांत पहले बता दिया जाता है, उस सिद्धांत की मदद से अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो किए जाते हैं। तो इनको हम लाइन वाइज प्रॉपर समझेंगे एक एक जो है। लेक्चर विधि में क्या है, फैक्ट्स कॉन्सेप्ट थ्योरीज इन सबको टीचर एक्सप्लेन करके चली जाती है क्लास में। डिमॉन्स्ट्रेशन विधि क्या है, इसमें मैप चार्ट और एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, उन सबको टीचर डिमॉन्स्ट्रेट करके या फिर सामने बच्चों को करके दिखाती है जिससे बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आए। फिर आते हैं अगर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में, विद्यार्थी अनुकूल विधियों में, तो सबसे पहले आता है इसमें प्लेवे मेथड, खेल विधि। इसी में आपका किंडरगार्टन मेथड भी आ जाता है। किंडरगार्टन मेथड जो होता है पढ़ाने का वो भी इसी में आ जाता है। प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि या फिर प्रोजेक्ट मेथड, ये भी चाइल्ड सेंटर्ड में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि जो है ये भी आपका बच्चे को केंद्र में रख करके बच्चे के नॉलेज और एबिलिटीज के हिसाब से बच्चा खुद से करके सीखे, इस तरीके की विधि में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये डिस्कवरी या फिर अन्वेषण, इसको हेरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। तो ये 4 तरीके के मेथड्स हैं जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में आते हैं। प्लेवे मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और डिस्कवरी मेथड। तो ये था आपका 3 आपको इंस्ट्रक्शनल मेथड में पढ़ने हैं और 4 आपको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में पढ़ना है। अब एक एक करके इन मेथड्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि क्या होती है। इसमें टीचर का काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना या फिर अनुदेशन देना, आदेश देना बच्चों को। जब जितनी देर का भी पीरियड हो, 1 घंटे टीचर को पढ़ाना हो, 2 घंटे पढ़ाना हो, 3 घंटे पढ़ाना हो, टीचर का मेन काम क्या होता है कि टीचर लेक्चर देती है और लेक्चर दे करके व्याख्या करती है। जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी थ्योरीज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे को देनी होती है, अवधारणा हो, सिद्धांत हो, फैक्ट हो, कोई भी चीज अगर बच्चे को बतानी हो, तो जितनी भी देर का पीरियड होगा उतनी देर वो या तो बच्चों को आदेश देती है। मतलब आदेश देने का मतलब है कि क्वेश्चन ये नोट करो, ये आंसर नोट करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो या तो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है या तो वो व्याख्या कर रही होती है उन कॉन्सेप्ट्स की, उन थ्योरीज की, उन अवधारणाओं की, उन सिद्धांतों की। तो लेक्चर मेथड में व्याख्यान विधि का नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स या फिर जो भी अवधारणाएं वगैरह है, सिद्धांत है, उन सब को क्या करती है, व्याख्या करके बताती है या फिर इंस्ट्रक्ट करके बताती है, चाहे जितने भी देर का बच्चे का पीरियड हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। उसको जो कुछ भी व्याख्या करनी होती है वो व्याख्या करती है, व्याख्या करने के बाद उसको बोर्ड पर लिख देती है। और जब वो व्याख्या कर रही होती है, एक्सप्लेन करके बता रही होती है या फिर ब्लैक बोर्ड पे रख रही होती है, तो उसी टाइम पे वो क्वेश्चंस भी बच्चों से बीच बीच में कुछ पूछ लिया करती है। तो ये क्या काम होता है, ये कौन से मेथड में होता है, व्याख्यान विधि में होता है, जिसमें कि टीचर इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, फैक्ट्स, ये सारी चीजें व्याख्या के थ्रू एक्सप्लेन करती है, चाहे जितनी देर का पीरियड हो। दूसरा काम क्या होता है, वो एक्सप्लेन करने के लिए बीच बीच में ब्लैक बोर्ड का यूज लेती है। ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर्स और जो कुछ भी लिखना है उसको लिखेगी, और बच्चे पैसिवली, निष्क्रिय होकर के बस केवल वो जो जो इंस्ट्रक्शन दे रही है टीचर, उसको वो नोट करते जा रहे हैं क्लास में, अपनी नोटबुक में। बीच बीच में एक्सप्लेन करते टाइम वो कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, इसमें व्याख्यान विधि में। इसके अलावा जो बच्चों का आकलन का तरीका होता है वो खास एक्यूरेट नहीं होता है। टीचर क्या करेगी, एक बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखेगी या फिर बच्चों से ओरली कुछ क्वेश्चंस पूछेगी। अगर किसी बच्चे ने बता दिया, 4-5 बच्चों से हाथ उठवाएगी, जिस बच्चे ने भी हाथ उठाया है उससे वो आंसर पूछ लेंगे। अगर उसने बच्चे ने सही आंसर दे दिया तो उनके हिसाब से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो व्याख्यान विधि में कोई एग्जैक्ट तरीका या फिर एक्यूरेट तरीका नहीं होता है आकलन करने का, इसलिए पता ही नहीं चल पाता है कि कितना बच्चों को समझ में आया और कितना नहीं आया। तो ये रोल होता है टीचर का व्याख्यान विधि में। लर्नर या जो अधिगम करता है, जो बच्चे हैं, उनका क्या रोल होता है व्याख्यान विधि के दौरान, वो क्या करते हैं, निष्क्रिय होकर के बैठे होते हैं। जो उनका सीखने का तरीका होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो वो अगर उनका मन लग रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेट है तो वो सुन करके सीख लेंगे, नहीं तो उनको बाद में रट रट कर मेमोराइज करके, मेमोराइजेशन के थ्रू, रोट मेमोराइजेशन के थ्रू उनको उस चीज को याद करना पड़ेगा। तो याद करने का तरीका या फिर सीखने का तरीका जो होता है वो रट कर या फिर सुन करके होता है। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो कि कोई खास इंफॉर्मेशन या फिर मेंटल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बच्चों में नहीं करती, उनका किसी तरीके से संज्ञान जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता है। उनका जो
इंटेलिजेंस वगैरह है, इसमें कुछ खास उसका डेवलपमेंट या विकास नहीं होता है इसमें। टीचर क्या करती है, बच्चे, टीचर का रोल इसमें एक और है, नोट कर लीजिएगा कि व्याख्यान विधि में टीचर इतनी इंफॉर्मेशन देती है कि बच्चे की एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती। बच्चा एक टाइम में लिमिटेड चीजें होती है जिनको वो सीख सकता है या फिर सुन सकता है, उसके बाद उसके सर के ऊपर से सब कुछ जाने लगता है। और टीचर जो लर्नर है अधिगम करता है, इसी वजह से जितनी भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज टीचर के द्वारा दी गई है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, मतलब कि समझ नहीं पाता है। तो वो क्या करेगा, लास्ट मोमेंट पे जब टेस्ट या एग्जाम्स होंगे तो उनको मेमोराइज करेगा। तो ये है व्याख्यान विधि। ये इतनी भी ज्यादा बेकार, मतलब ये जितने भी मेथड्स हैं आपके वो कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे गलत मेथड का यूज करके बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो मेथड आपके लिए गलत काम करेगा और बच्चे को समझ में नहीं आएगा, बच्चे का किसी तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। तो ये व्याख्यान विधि है जिसमें कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन या फिर कॉन्सेप्ट थ्योरीज वगैरह को इंस्ट्रक्शन के थ्रू या फिर लेक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है और ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। बच्चे पैसिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, निष्क्रिय होकर के बस केवल क्वेश्चन आंसर या जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है उसको नोट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये था आपका लेक्चर मेथड या फिर व्याख्यान विधि। अब देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में सबसे पहले ये समझिए, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि, इसको और भी नामों से जाना जाता है। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ये तो आपका हो गया। दूसरा, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड भी कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेशन कम डिस्कशन मेथड भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से एक दो नाम इसमें होते हैं क्योंकि बीच बीच में डिस्कशन भी कर रही होती है टीचर। जब वो किसी भी चीज का प्रदर्शन कर रही होती है, मैप या चार्ट या किसी एक्सपेरिमेंट को दिखा रही होती है, तो उस टाइम पे बीच बीच में वो बच्चों से बात कर रही होती है, बच्चों को एक्सप्लेन कर रही होती है, बच्चे उस टाइम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उनके हिसाब से वो आंसर दे रही होती है। तो इसमें डिस्कशन भी हो रहा है, डिस्कशन के अलावा इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो रहा है, टीचर उसको दिखा भी रही है, शो भी कर रही है मैप चार्ट वगैरह। तो इस वजह से इसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अलावा डिस्कशन कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर को चाहिए सबसे पहले, ये हम रोल और ये दोनों के रोल जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आपको करना हो या प्रदर्शन विधि के थ्रू आपको क्लास में कोई चीज पढ़ानी हो, तो इस बात का ध्यान रखिए, जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह आप करने जा रहे हैं उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करिए उसके सेटअप करने में। मैप के थ्रू अगर आपको समझाना हो तो मैप बच्चों से लाने के लिए कहिए, या फिर चार्ट के थ्रू तो बच्चे को उससे रिलेटेड चार्ट बना करके लाने के लिए कहिए, या फिर अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर लैब एक्टिविटी टाइप का कुछ है, या फिर आपको कोई प्लांट्स वगैरह का यूज करना है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, तो आप इन सब चीजों के लिए बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाइए। क्योंकि जब बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज को सीखने में, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो खुद से क्यूरियोसिटी आएगी और वो डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान आपसे क्वेश्चंस करेंगे। इसका एक प्रॉफिट ये होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का, कि जब डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा होता है, प्रदर्शन चल रहा होता है, जब टीचर एक्सप्लेन कर रही होती है चीजों को, तो उसी के टाइम बच्चे की कोई मन में डाउट टाइप का आता है तो वो उसी टाइम बच्चे का सॉल्व हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्यूरियोसिटी से और इंटरेस्ट से उस चीज को देख रहे होते हैं। तो एट द मोमेंट उनके अंदर जो भी डाउट्स होते हैं वो आ जाते हैं और टीचर उनको एक्सप्लेन कर देती है। तो ये फायदा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का। इसके अलावा इसमें टीचर का रोल क्या होता है, टीचर प्रदर्शन करती है मैप्स का, चार्ट्स का, एक्सपेरिमेंट्स का, बच्चों को समझाने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट वगैरह को समझाने के लिए। और जब इन सब चीजों का प्रदर्शन कर रही होती है, प्लान्स के थ्रू, मैप्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, या फिर लैब का कोई एक्टिविटी है उसके थ्रू, तो उसको ये सब चीजें जब डिमॉन्स्ट्रेट कर रही होती है तो वो साथ साथ में प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है, फैक्ट्स है, जो भी सिद्धांत है, फिर जो कुछ भी उसको पढ़ाना है वो बीच बीच में साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही होती है। और एक्सप्लेन करने के दौरान ही वो बच्चों से क्वेश्चंस भी करती रहती है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं करती है कि ये क्या है, वो क्या करेगी, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसी डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, जिससे कि आपका इंटरेस्ट उसमें डिमॉन्स्ट्रेशन में बना रहे। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में लर्नर का रोल क्या होता है, इसमें बच्चे इसमें अवलोकन करके और निष्कर्ष निकाल करके सीखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में एक चीज और है कि जब आप इस विधि के थ्रू बच्चे को कोई चीज पढ़ा रहे हो तो ध्यान रखिए कि पहले से ही निष्कर्ष बच्चे को मत बताइए। जो उसका निष्कर्ष है वो बच्चों को निकालने दीजिए, आप पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद हर एक बच्चे से कहिए कि तुम्हारे हिसाब से इसका क्या निष्कर्ष निकलता है या फिर इसका कंक्लूजन क्या है, आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे का ऑब्जर्वेशन करेगा, अवलोकन किया पहले उसने डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के टाइम पे, तो पहली चीज बच्चे का ऑब्जर्वेशन का जो
मौका था वो मिला उसको। दूसरा, उसको ड्राइंग करने का, ड्राइंग ये एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। जब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही होती है तो उस टाइम पे वो बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड जो भी है उसके पास, बीच बीच में वो उससे रिलेटेड जो फिगर्स वगैरह हैं उनको बनाते हुए चलती है। इससे बच्चा क्या होता है, ड्राइंग करने का भी मौका मिलता है बच्चे को, क्योंकि वो अपनी कॉपी में या फिर नोटबुक में उस चीज को, जो भी ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जो भी डायग्राम बना होता है, उसको वो बनाने की कोशिश करता है। तो उसको इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है सीखने के लिए। पहला तो अवलोकन करने का मौका मिलता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है तो वो बहुत ध्यान से उस चीज को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो पहला तो उसको अवलोकन करने का मौका मिला। दूसरा, उसको ड्राइंग करने का मौका मिलेगा। कोई चीज उसके मन में डाउट आ रही है तो क्यूरियोसिटी की वजह से तो तुरंत क्वेश्चन कर सकता है, तो क्वेश्चनिंग का मौका मिलेगा बच्चे को। नोट मेकिंग का मौका मिलेगा, ड्रॉ करने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों की अपॉर्चुनिटीज है जो बच्चे को मिलती है। इससे उनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज जो है वो विकसित होती है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के दौरान। इसमें बच्चा अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल के या फिर अवलोकन निकाल करके उस कॉन्सेप्ट को या फिर चीज को समझता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। अब स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मतलब कि प्रदर्शन विधि के टाइम पे टीचर को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले, जो भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ाने जा रही है या जो भी टॉपिक वो पढ़ाने जा रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड किस लैब मटेरियल का यूज़ करना है या फिर किस मैप का यूज़ करना है, किस चार्ट का यूज़ करना है, किस मटेरियल का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें वो पहले प्लान करेगी कि किन किन चीज़ों का यूज़ करके वो इस डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को अप्लाई कर सकती है क्लास में। तो सबसे पहले प्लानिंग होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में। सबसे पहले योजना बनाई जाती है कि जिस भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है उस हिसाब से क्या क्या मटेरियल्स हैं उनको कलेक्ट करके रखती है। दूसरा, जब वो क्लास में एंटर करती है तो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम के थ्रू, जिस भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने जा रही है उस प्रॉब्लम के थ्रू बच्चे के सामने रखती है कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, या फिर ऐसी प्रॉब्लम अगर समाज में चल रही है तो उस हिसाब से आप उसको कैसे टैकल करेंगे या फिर किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को, उस टॉपिक को किसी ना किसी आप प्रॉब्लम या इशू के फॉर्म में बच्चों के सामने रखिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो बहुत ध्यान से अवलोकन करेगा जब आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो दूसरा काम क्या है, इंट्रोडक्शन देना उस टॉपिक या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तीसरा काम है, जो भी आपने कलेक्ट किया हुआ था मटेरियल वगैरह, उन सबको प्रॉपर सेटअप करके रख लीजिए, बच्चे की हेल्प लीजिए उसको सेटअप करवाने में। उसके बाद आप डिमॉन्स्ट्रेशन दीजिए, जो कुछ भी आपको पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है, उन चीज़ों के थ्रू, उन मैप्स, चार्ट्स और या फिर लैब मटेरियल्स के या फिर किसी भी मटेरियल के थ्रू उनको आप डिमॉन्स्ट्रेट करिए, उसका प्रदर्शन करिए बच्चों के सामने। उसको बीच बीच में डिस्कस करते रहिए, एक्सप्लेन करते रहिए, बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहिए। और डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद काम क्या होता है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करिए आप। उससे रिलेटेड जो भी पार्ट्स वगैरह हैं उनको बोर्ड पर लिख दीजिए। उससे रिलेटेड जो डायग्राम वगैरह है उनको आप बोर्ड पे बना दीजिए। उससे रिलेटेड जो रिजल्ट वगैरह है उसको लास्ट में आप लिख दीजिए जब बच्चा निष्कर्ष बता दे तब। तो उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना चाहिए टीचर को। उसके बाद लास्ट में क्या है, जब बच्चा कंक्लूजन बता दिया, आपने रिजल्ट जो भी है वो फाइनल आपको बताना है कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता था, इस इशू को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, या फिर इस चीज़ का ये आंसर था। लास्ट में आप करिए, जो भी कॉन्सेप्ट था उसको कंपाइल करिए, उस अवधारणा का संकलन करके उस पर्टिकुलर रिजल्ट को आप बोर्ड पर लिखिए और बच्चे को एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होगा, बच्चे को बहुत प्रॉपर तरीके से, भले ये टीचर सेंटर्ड है लेकिन बीच बीच में लर्नर सेंटर्ड भी आ रहा है, डिस्कशन आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा मेथड माना जाता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्लास में। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एलिमेंट्री लेवल पे भी यूज कर सकते हैं और हायर लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, और लेक्चर मेथड मेनली आपका जो हायर लेवल के बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके स्टेप्स थे, 5 स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के या प्रदर्शन विधि के। अब देखते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, निगमन और आगमन विधियां। सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। इसके जो फाउंडर थे, जो प्रतिपादक थे, मतलब जो आगमन विधि है वो किनके द्वारा दी गई थी, पेस्टेलॉजी या फिर फ्रांसिस बेकन। इन दोनों में से किसी को भी आप इसका फाउंडर या फिर प्रतिपादक कह सकते हैं। जो पेस्टेलॉजी है, इन्होंने 17th और 18th सेंचुरी के थे, तो उन्होंने उस टाइम में इस थ्योरी को या फिर इस मेथड को दिया था। और जो फ्रांसिस बेकन है, ये 15 और 16th सेंचुरी के थे।
15 से 16th सेंचुरी के थे। इस वजह से इन्होंने जो आगमन विधि बताई है वो उन्होंने किस टाइम में बताया था, वो 15-16 सेंचुरी में बताया था। तो इन दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में है, पेस्टोलॉजी है चाहे फ्रांसिस बेकन है, आप दोनों को ऑप्शन में सही टिक कर सकते हैं। जो इंडक्टिव मेथड है वो किस तरीके से चलता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ। मतलब कि बच्चे को पहले कोई ना कोई उदाहरण दिया जाता है, उस उदाहरण के बाद बच्चा उस उदाहरण से खुद ही किसी ना किसी तरीके से अपना नियम निकाल लेता है या फिर प्रिंसिपल तक पहुंच जाता है, या फिर बच्चे को एक किसी प्रॉपर एक्टिविटी दी जाती है, उस एक्टिविटी के थ्रू हर एक बच्चा अपनी तरफ से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालता है। उन सारे निष्कर्ष के आधार पर टीचर जो उसका प्रिंसिपल है या जो नियम है उसको एक्सप्लेन करती है बच्चे को। तो इससे क्या होता है, बच्चा उदाहरण की मदद से उस चीज को, उस वो का चाहे नियम हो चाहे सिद्धांत हो, उस चीज को प्रॉपरली समझ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ किसी भी चीज का, किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर पढ़ाना हो, चाहे वो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, तो उसके लिए टीचर क्या करेगी, एक बॉक्स बनाएगी और बॉक्स बना करके कहेगी कि ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, सॉरी ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। तो बच्चे से कहेगी कि ये चारों जो हैं, ये चारों जो ये साइड्स दी हुई हैं, इन चारों साइड्स का आप ऐड करके बताओ कि कितना आ रहा है। अब जब बच्चा ऐड करके, हर एक बच्चा अपनी तरफ से बताएगा कि इसको ऐड करने पर 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। तो टीचर क्या करेगी, बच्चे को बताएगी कि जब किसी भी शेप के, किसी भी आकार की चीज की हर एक साइड को जोड़ा जाता है, तो हर एक साइड को जोड़ने से जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर या फिर परिमाप। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, पहले उदाहरण दिया, उदाहरण के बाद उसने नियम बताया। नियम कैसे बताया, उसने कहा कि कोई भी आकार की चीज हो, जब उस आकार की चीज को ऐड किया जाता है उसकी सारी साइड्स को, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो परिमाप या पेरीमीटर उस आकार का कहा जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर 2 लेंथ थी और 2 ब्रेथ थी, ठीक है, या नॉर्मली L प्लस B इस तरीके से था। आप इसको लिख सकते हो 2L प्लस 2B, और इससे आपका जो पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल करके आता है वो क्या आता है, 2L प्लस B। अब बच्चा नियम सीख गया, रूल सीख गया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चा, एग्जाम्पल से रूल समझ रहा है। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को बच्चा क्या करेगा, अपनी डेली लाइफ की चीजों से लिंक करेगा और लिंक करने के बाद उस चीज को क्या करेगा, सीख जाएगा। तो इसमें क्या है, जब एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी समझ, प्रिंसिपल और सिद्धांत डायरेक्ट बता दिया जाए तो उनकी समझ से बाहर होता है। इस वजह से जो एलिमेंट्री लेवल के बच्चे होते हैं उनको इंडक्टिव मेथड के थ्रू या आगमन विधि के द्वारा चीजों को समझाया जाता है। अब ये चीजें क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे किसी भी चीज को। या तो उनके पास एक बॉक्स रखा रहेगा, टीचर कहेगा इस बॉक्स की सारी साइड्स को मेजर करो और मेजर करने के बाद ऐड करके बताओ। अब वो जो बॉक्स है उसके लिए वो क्या है, मूर्त चीज है। तो जब मूर्त चीजों के अनुभव से बच्चा किसी चीज को सीखता है, या तो मूर्त अनुभवों और उदाहरणों के थ्रू बच्चा किसी नियम या प्रिंसिपल को सीखता है, तो वो मेथड कौन सा होता है, आगमन विधि या फिर इंडक्टिव मेथड होता है। इसमें बच्चे को अगर इस मेथड से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे की डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी, उसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित किया जाएगा। या फिर इस मेथड के थ्रू बच्चे के अंदर हम खोज का जो एबिलिटी है, डिस्कवरी एबिलिटी है, इस चीज को बच्चे के अंदर हम बढ़ा सकते हैं। और इसमें कुछ रूल्स आते हैं इंडक्टिव मेथड में कि कौन कौन से रूल्स अपनाए जाते हैं अगर आगमन विधि के तरीके से बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे पहले आपका आता है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, मतलब कि पहले हम उसको एक स्पेसिफिक चीज बताएंगे, उस स्पेसिफिक चीज को सीखने के बाद बच्चा सामान्य चीजों को समझेगा या फिर सीख जाएगा। बच्चे को पहले हम मूर्त चीज दिखाएंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देंगे, मूर्त अनुभव या फिर मूर्त उदाहरण देंगे। उससे बच्चा जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं या अमूर्त चीजें हैं उनको अपने आप से समझ जाएगा। जो अमूर्त कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स हैं उनको बच्चा अपने आप से सीख जाएगा। इसमें क्या है, नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि बच्चे को जो चीज आती है, बच्चा जिस चीज से नोन है, अवेयर है, जिस चीज को जान रहा है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं
उनके आधार पर कोई अननोन चीज है वो बताई जाएगी। जैसे कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, बच्चे को नहीं पता है, लेकिन उसको साइड्स जोड़ना आता था, उसको किनारों के बारे में पता था, साइड्स के बारे में पता था, और उनको जोड़ना ऐड करना भी आता था। तो उसी के बेसिस पर जो उसकी नॉन चीज थी, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस था, जो मूर्त चीज थी, उसके आधार पर अमूर्त चीज या फिर कोई नियम प्रिंसिपल बताया गया उसको। तो 3 जो नियम है या रूल्स हैं टीचिंग के, वो इसमें अप्लाई होते हैं इंडक्टिव मेथड में, आगमन विधि में। पहला आपका स्पेसिफिक टू जनरल, दूसरा कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, और तीसरा नोन टू अननोन। आप इसको पर्टिकुलर टू जनरल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, निगमन विधि की। इसके पिता किनको माना जाता है? अरिस्टोटल या फिर अरिस्तु को माना जाता है। निगमन विधि के प्रतिपादक या फादर जो भी कहना है आप कह सकते हो, अरिस्तु को या अरिस्टोटल को माना जाता है। इसमें क्या करते हैं, पहले रूल या फिर नियम या फिर प्रिंसिपल, सिद्धांत पहले क्लियर बता दिया जाएगा, उसके आधार पर बच्चा अब उसको अप्लाई करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेगा। ये चीज बच्चा डायरेक्ट रूल्स समझने की कैपेबिलिटी अगर बच्चे में आ गई है, मतलब कि वो जो उम्र है उसकी बढ़ गई है, वो थोड़ा सा एडोलेसेंस स्टेज में आ गया है, तो कह सकते हैं कि इस चीज को पढ़ाने के लिए निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड का यूज किसमें किया जाता है? ये यूज किया जाता है हायर लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। और मेनली जब आपको गणित या फिर व्याकरण पढ़ाना हो हायर लेवल में, जैसे कि 8th है, 9th है, 10th है, इन बच्चों को अगर आपको मैथ्स और ग्रामर पढ़ाना हो तो उसके लिए भी डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि का यूज किया जाता है। क्योंकि ग्रामर में, व्याकरण में पहले आपको नियम बता दिया जाता है, नियम बताने के बाद तब कुछ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको दी जाती है। तो ये किसमें होता है? ये होता है डिडक्टिव मेथड में। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहले से स्थापित रूल या पहले से एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या है, जो पहले से आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और नॉलेज गेन की है उनके आधार पर आप चीजों को लिंक करना या फिर उस फॉर्मूले को लिंक करना सीखते हैं। मतलब इसमें क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस या डेली लाइफ एक्टिविटीज को आप एग्जाम्पल, पहले उदाहरण से लिंक करते हो, फिर आप उस चीज को सीखते हो। इसमें उस रूल को, जो भी रूल वगैरह है, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको पहले से आपने जो गेन करके रखा हुआ है उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, लिंक एस्टेब्लिश करते हो उस रूल से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें जो रूल्स चलते हैं या फिर जो टीचिंग रूल्स चलते हैं वो कौन से आते हैं? पहला आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अमूर्त से मूर्त की तरफ इसमें बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें आता है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशेष की तरफ। ये 2 रूल्स हैं जो कि निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड में यूज होते हैं। तो ये आपका था आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, जो कि हम अनुदेशात्मक विधियां या फिर जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं उसमें पढ़ रहे थे। अब आपके ये जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। कल हम जो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जैसे प्लेवे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।